आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर 2022 के अंदर आए केस के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी एग्जाम के लिए। तो इन केसेस को ज़रूर आप अच्छे से पढ़ना, ज़रूर से इनको पढ़ना। और साथ ही में इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 4 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके कि आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट्स में नीचे लिखें। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको मैं जो है टॉप पर पिन कर दूंगा। और साथ ही में अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल तो आप जरूर से ज्वाइन करना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रेगुलर अपडेट्स और क्वेश्चन हम लोग जो है पोस्ट करते हैं। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हुए पहले केस की बात करते हैं। वो है आपका पी धर्मराज वर्सेस शान मुगम का केस, जिसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट स्टेट्यूट सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी जो आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट की बात होती है और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों जो स्टेट्यूट थे इसको लेकर यहाँ पे जो आपकी बेंच थी वो थी जस्टिस एस अब्दुल नजीर और वी सुब्रमण्यम की, जिन्होंने हेल्ड ये करा कि जो कोर्ट होती है ना आपकी हाई कोर्ट, उसको भाई जब अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करना है ना, कि जब वो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ अ सेटलमेंट, और यहाँ पे जो सेटलमेंट हुआ था वो हुआ था बिटवीन अ मिनिस्टर एंड बिटवीन अ पर्सन जिसने कि मिनिस्टर को पैसे दिए थे कि भाई आप मेरी नौकरी लगवा दो, तो ये सीधे सीधे करप्शन का केस बनता है। और ऐसे में जो इफेक्ट होता है ना इस पूरी चीज का, इस सेटलमेंट का, अगर वो केवल कंप्लेनेंट या फिर अक्यूज के ऊपर नहीं बल्कि बाकी लोगों के ऊपर भी आएगा। बिकॉज अगर आपने एक करप्शन के मामले को आपने उठा के यहाँ पर कह दिया कि हम लोग सेटलमेंट के बेसिस से पैसा वापस हो गया, हम लोग सेटलमेंट करते हैं, लेकिन जो बाकी लोगों ने जो पैसा दिया होगा, जिनका जॉब लग गया होगा, उनका क्या भाई। तो उस चीज को देखते हुए करप्शन को रोकने के लिए आप ऐसे केसेस में जहां पे अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पावर हो रही है, करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज हो रहा है, उसको आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं कि पैसा वापस हुआ और आपने उठा के क्वैश कर दी प्रोसीडिंग्स को 482 के अंदर या फिर 226 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये अग्रीमेंट होल्डर के बीच में कोई मनी वापस करने का केस नहीं है। यहाँ पे आपको जो पावर यूज करनी है कोर्ट को, वो बहुत ही सोच समझ के यूज करनी है, ये इस केस में कोर्ट ने कहा था। अब इसके बाद जो अगला केस है वो है आपका मोहम्मद लतीफ मगरे वर्सेज स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 176(3) ऑफ सीआरपीसी और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला ने ये सजेस्ट करा यूनियन गवर्नमेंट को कि भाई देखिए आपको ना यहाँ पे कुछ लेजिस्लेशन लाने की जरूरत है जो हम लोग के अंतिम संस्कार होता है किसी भी अक्यूज का, उसको लेकर। अब यहाँ पे जो राइट होती है डिग्निटी की और फेयर ट्रीटमेंट जो होता है आर्टिकल 21 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है किसी मैन को जब वो जिंदा था। लेकिन जब उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी डेथ होने के बाद तो कम से कम उसकी बॉडी जो है उसको तो ये राइट अवेलेबल कम से कम हमारा होना चाहिए आर्टिकल 21 के अंदर। और जो उसकी फैमिली थी यहाँ पर, उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो इन अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस ट्रेडिशंस यहाँ पे लास्ट राइट जो है वो कंसिडर कर पाए। यहाँ पे जो प्ली थी मोहम्मद लतीफ मगरे की, उसको यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया था यहाँ पे कोर्ट ने, ये कहते हुए कि ये जो पूरी चीज थी ना वो बेसिकली एक आतंकवादी घटना थी, इसलिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा मारा गया हैदरापुर में, जो कि इनकाउंटर हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पे हम लोग बॉडी उसको वापस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर बेसिकली जो अक्यूज की फैमिली थी उसको। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज नोटिस करी कि यहाँ इंडिया के अंदर ऐसा कोई लेजिस्लेशन है ही नहीं रिलेटेड टू एक्सह्यूमेशन एक्सेप्ट 176 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी, और उसको लेकर हमें एक अलग से यहाँ पर निकालना चाहिए एक लेजिस्लेशन जिसके कि अंदर हमें बेसिकली अलाउ यहाँ पे देना चाहिए राइट किसी ऐसे डिजीज्ड पर्सन को कि अगर वो अक्यूज्ड है तो उसकी जो बॉडी है कम से कम वो जो उसके परिवार है उसको वापस दी जा सके। अब जो हमारा अगला केस है वो है आपका विनोद कटारा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जो आपका केस है ये आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एक इंपॉर्टेंट केस है और इसके अंदर जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जेबी पारदीवाला ने ये ऑब्जर्व करा कि जब कोई आपका अक्यूज्ड ये कहता है कि भाई मैं एक जुवेनाइल हूं, उस केस में जो उसकी प्ली होती है ना जुवेनाइलिटी की, उसको हमें अलाउ करना चाहिए। जहां पे एकदम ना वैसी बात आ जाती है जहां पे बिल्कुल डिसाइड नहीं हो पा रहा कि हाँ ये जो पर्सन है जुवेनाइल है कि जुवेनाइल नहीं है, उस केस में जो कोर्ट है उसको झुकना चाहिए टुवर्ड्स द फैक्टर कि ये जो बंदा जुवेनाइल है, बिकॉज यहाँ पर अगर जो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो वो जो इंटरेस्ट होगा ना चाइल्ड का उसके अगेंस्ट में होगा। और अगर वो एक बार जेल चला गया तो जो क्रिमिनल जस्टिस होता है ना सिस्टम आपका अडल्ट जेल्स का,
उसके चंगुल में वो अगर एक बार फंसा तो फिर वो उससे बाहर बिल्कुल अपना आ नहीं पाएगा बच के बहुत आसानी से। और हम लोग को जो ये भी बात देखने वाली वो ये है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर और जो पर्पस है आपका जुवेनाइल जस्टिस लॉ का वो ये है कि हम लोग यहाँ पे बच्चों की जुवेनाइल्स की रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन पे ध्यान दें, ताकि वो जो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बड़े होकर एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बन पाए और वो अपॉर्चुनिटी एंजॉय कर पाए अदर चिल्ड्रन की तरह, उसको हमें कहीं ना कहीं बढ़ावा देना है। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि वो पर्सन वो हो सकता है कि जुवेनाइल ना हो, वो बड़ा हो और हमें उसको यहाँ पे जो नॉर्मल जेल होती है वहाँ पे भेज देना चाहिए। मैं इसके अलावा आपसे एक छोटी सी बात और ये करना चाहूँगा कि अगर आपको क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट 200 केसेस हैं उसके आपको बढ़िया वाले वीडियो लेक्चर्स, साथ में 35 मॉक पेपर्स जिसमें कि आप सब्जेक्ट वाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हो मॉक पेपर्स को, साथ में जितने और इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके आपके केस लॉ समरी जो कि अपडेट होंगे टिल द मंथ ऑफ नवंबर, वो भी आपको मिलेगा। और साथ में अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं रिगार्डिंग कि कैसे आपको अपनी स्टडी को करना है, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, वो भी इसके अंदर आपको अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारे अगले केस के बारे में, जो कि है आपका फ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इंपोजिंग 10 सेंटेंसेस इन री। और ये जो आपका केस है इसके अंदर सेक्शन 235 आपका सीआरपीसी का इंपॉर्टेंट एक आपका स्टेट्यूट है। और इसके अंदर आपकी जो बेंच थी जस्टिस यूयू ललित, आपके एस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया, उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, जब यहाँ पे केस आता है ना कि कोई अक्यूज पर्सन है, उसके ऊपर हमने एक बार अगर डेथ पेनल्टी इंपोज करी तो क्या हमें यहाँ पे ये उसको चांस देना चाहिए कि उसको एक हम लोग अलग से ग्रांट करें हियरिंग, जहाँ पे ये बात डिसाइड हो कि उसको डेथ सेंटेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उसको लेकर यहाँ पे काफी कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं अलग अलग बेंचेस का, तो इसीलिए उन्होंने इस मैटर को एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया। इसके अंदर उन्होंने फर्दर ये भी नोट करा कि जो आपको बच्चन सिंह का केस था ना, उसके अंदर कोर्ट ने मैंडेट करा था कि हमें सेपरेट हियरिंग्स की जरूरत है जो कि कंडक्ट होनी चाहिए बिफोर इम्पोजिंग डेथ पेनल्टी अपॉन द अक्यूज, जो कि एज पर रिकमेंडेशंस था 40th लॉ कमीशन रिपोर्ट की। और साथ ही में जो बेंच थी उन्होंने ये भी नोट करा कि जो डेथ पेनल्टी होती है ना, वो जब एक चॉइस है जहां पर वहां पे ये नेसेसरी होता है कि जो हम लोग की मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होती हैं उनको हम लोग ऑन रिकॉर्ड लेकर बात करें, लेकिन जो आपके मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं अगर वो रिलेट करते हैं डेथ सेंटेंस से तो उनको आप तभी रिकॉर्ड पे ला पाओगे जब आपका कन्विक्शन हो चुका है। क्या कन्विक्शन के पहले इस तरीके के ट्रायल को लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, या फिर कन्विक्शन के बाद होना चाहिए, उस चीज के ऊपर पूरा का पूरा मैटर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। उसको लेकर इन्होंने यहाँ पे उसको रेफरेंस में बड़ी बेंच को भेज दिया केस को। अब जो हमारा अगला केस है वो है आपका त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, 5 जजेस बेंच का केस है। इसके अंदर आपका आर्टिकल 145 क्लॉज 5 कंसिडरेशन में था, आपका यूज हुआ था। और इसके अंदर एक 5 जजेस बेंच ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया। इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, सूर्यकांत, एम सुंदरेश और जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच का था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो आपकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है ना इन पर्टिकुलर, वो रिलेवेंट नहीं होती है। जो बाइंडिंग नेचर होता है किसी की जजमेंट का उसको लेकर। और साथ में उन्होंने कहा जैसे मान लो अगर एक केस आया जहां पे एक 7 जज की बेंच थी, उसमें 4 जजेस ने कहा कि भाई हम लोग एक जज एक पर्टिकुलर उसके फेवर में है और 3 जजेस ने कहा हम लोग उसके अगेंस्ट में है, और फिर उसी सेम मैटर पे एक 5 जज की बेंच आती है और वो यूनानिमसली 5 जजेस पूरा का पूरा कहते हैं कि हाँ हम लोग इस जो 3 वाला है इसके फेवर में है। तो यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा कि ये जो 5 वाला है वो उसको ओवररूल कर दे, बिकॉज यहाँ पे केवल 4 जज थे, यहाँ पे 5 जज है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी बेंच का साइज है वो मैटर करता है। ये चीज मैटर नहीं करती है कि वो बेंच लेसर कोरम की थी तो आप उसके डिसेंट में 5 जजेस हैं, 5 जजेस ने कह दिया तो 4 जज की बात ओवररूल होगी, ऐसा नहीं होगा। जो लार्जर नंबर है ना उसकी बात मानी जाएगी। यहाँ पर लेसर नंबर की बात इररिस्पेक्टिव ऑफ की मेजॉरिटी थी क्या थी नहीं थी, वो बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ रहेगी। जो हायर बेंच है उसकी, लोअर बेंच जो है 5 जजेस की या इससे कम की या ज्यादा की, वो ये नहीं कह सकती है कि भाई जो कि उस टाइम पर ज्यादा जजेस मेजॉरिटी में थे कम जजेस उसमें थे तो हम लोग यहाँ पे ओवररूल उसको करेंगे। अब इसके बाद जो अगला केस है वो है हमारा डी स्वामी वर्सेस कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। और इसके अंदर आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का यूज हुआ। इस केस के अंदर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी ने हेल्ड ये करा कि भाई आपका जो एक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है ना, उसको हम लोग केवल इसीलिए नहीं बंद कर देंगे कि उस पूरे प्लांट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला था और उसको हमें बंद कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको
प्रायर यहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिला, जो कि ये जो चीज़ है ये हमारा क्लियर कर रहा है, इतना सारा वेस्ट क्लियर कर रहा है, तो ये अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट होगा। और स्पेशली जब ये पूरी की पूरी फैसिलिटी रिक्विजिट कंसेंट के साथ पहले से ऑपरेट कर रही थी, तो फिर जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वाला पॉइंट ला के कह दे रहे हो ना कि इसको क्लोज करो, ये करो, वो करो, वो हम अलाउ यहाँ पर नहीं करेंगे, ये कोर्ट ने सीधे सीधे बोला। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट केस है वो है आपका एक्स वर्सेस हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। और ये जो आपका केस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको तो जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये बहुत ही बढ़िया जजमेंट दिया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यहाँ पर, और जो बेंच थी वो थी आपकी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एएस बोपन्ना और जेबी पारदीवाला की। और इसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई देखिए, जो आपका मीनिंग होती है ना रेप की, उसके अंदर मैरिटल रेप भी आएगा, बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। मतलब यहां पे इन्होंने ये नहीं कहा कि मैरिटल रेप भी अब जो है अब एक क्राइम है, ये नहीं कहा, बट फॉर द पर्पज ऑफ जो आपका अबॉर्शन होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, उसके लिए ये रेप के एम्बिट के अंदर आएगा। और अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि जो वाइफ है वो यहां पे अगर उसको फोर्स करा है उसके हस्बैंड ने कि तुम मेरे साथ सेक्स करो, तो उसके केस में वो एक सर्वाइवर है सेक्सुअल असॉल्ट की या फिर रेप की या फिर इंसेस्ट की, जो कि मेंशन्ड है अंडर रूल 3B ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स। एंड अकॉर्डिंगली ये जो वुमेन है ये लाइबल है और वो सीक कर सकती है लीगल अबॉर्शन, और इसके लिए उसको किसी की भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ना कि उसके फैमिली की, ना उसके पति की, ना किसी और की, बिकॉज जो वुमेन है ये उसका राइट है, उसकी बॉडी है, उसकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहती है। और अकॉर्डिंगली अगर एक ऐसी वुमेन है जहां पे वो मेंटली इन है या फिर वो माइनर है, तो उसके गार्जियन की जो कंसेंट है वो यहां पे रिक्वायर्ड होगी। बट नॉर्मल केसेस में जो वुमेन है वो यहां पर अबॉर्ट करवा सकती है। अब इसके बाद चलिए हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, इन क्वेश्चंस का आप आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिएगा। और ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये उन्हीं केसेस से जुड़े हुए हैं जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं, तो जरूर इनका आंसर आप जरूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन आपका सीआरपीसी का डील करता है विद द रिलीज ऑफ प्रोबेशन फॉर गुड कंडक्ट। आपका सेक्शन 358, 360, 359 या फिर 361। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जजमेंट ऐसा था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि व्हेन वी आर लॉजिंग जुवेनाइल्स इन एडल्ट प्रिजन्स, तो वो अमाउंट करेगा टू डेप्रिवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। आपका विनोद कटारा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्विस रिबन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दक्षाबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, या फिर चंद्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इनमें से कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है वो बेसिकली जो टर्म होती है इलेक्शन को, उसके अंडर में नहीं आती है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। इलेक्शंस जो कि हेल्ड हुए हैं अंडर एनी लॉ फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, इलेक्शन हेल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शंस हेल्ड अंडर द लॉ फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग ऑफिस बेयरर्स और रिकॉग्नाइज्ड सर्विस एसोसिएशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इलेक्शन ऐसा जो कि हुए हैं फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ अ लोकल अथॉरिटी और अदर पब्लिक अथॉरिटी। इनमें से कौन सा है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केसेस हाईलाइट करता है अबॉर्शन राइट्स को फॉर वुमेन इन इंडिया। आपका एस खुशबू वर्सेस कन्नीमल, आपका प्रताप मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, डॉक्टर झम्मन लाल वर्सेस स्टेट एंड दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का। ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स आप जरूर कमेंट्स में नीचे बताएं हमको। और अब से रोज हम लोग कोशिश ये करेंगे संभव लॉ पे कि हम लोग रोज अपने आपके हेल्प के लिए वीडियोस डालें, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही में अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जरूर ऑप्ट करें और जरूर अपने फ्रेंड्स को बताएं कि भाई संभव लॉ नाम का चैनल एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे एक सर हैं जो कि आपकी मदद के लिए वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।